नमस्कार, स्वागत है आपका शाम 7 बजे की खबरों में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वॉशिंगटन में आज प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात। रक्षा, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर बात। पूर्वोत्तर में कांग्रेस को फिर झटका। त्रिपुरा में पार्टी के 9 से 6 विधायक टीएमसी में शामिल। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरदास कामत का भी इस्तीफा। ईएमआई के मोर्चे पर ग्राहकों को बड़ी राहत। मौद्रिक नीति की समीक्षा में नहीं हुआ ब्याज दरों में बदलाव। रघुराम राजन ने कहा, मॉनसून से आएगी महंगाई में कमी। मथुरा हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज इम्तियाज मुर्तजा करेंगे जांच। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रशासन की कार्यशैली पर उठाए सवाल। और बिहार में 12वीं के टॉपर समेत 4 पर एफआईआर। बिहार बोर्ड के दफ्तर पर एसआईटी और पुलिस के छापे। सरकार ने कहा, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। और बुलेटिन में सबसे पहली खबर। पहली खबर यह है कि फिलहाल आपकी ईएमआई घटने वाली नहीं है। रिजर्व बैंक ने आज मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दरों को स्थिर रखा है। आरबीआई ने कच्चे तेल के बढ़ते दाम से महंगाई में इजाफे की आशंका जताई है, लेकिन भविष्य में ब्याज दरों में नरमी का संकेत भी दिया। आरबीआई ने मंगलवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा की, लेकिन ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा। इस दर पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। रिजर्व रेपो दर को भी 6% पर बरकरार रखा गया। वही कैश रिजर्व रेशियो को 4% पर बरकरार रखा गया है। रघुराम राजन ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और 7वें वेतन आयोग से महंगाई पर पड़ने वाले असर की बात कही। उन्होंने बेहतर मानसून से महंगाई में कमी आने की भी उम्मीद जताई। We would watch macroeconomic and financial developments in the months ahead with a view to responding as space opens up. Now, incoming data since then show a sharper than anticipated upsurge in inflationary pressures emanating from a number of food items, as well as a rise in commodity prices. जानकारों का मानना है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति अनुमान के मुताबिक है। मार्च के 4.83% के मुकाबले अप्रैल में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.39% पर पहुंच गई। यहां तक कि 17 महीने बाद थोक महंगाई दर भी अप्रैल में 0.34% हो गई। मार्च में ये दर -0.85% थी। उन्होंने ये सोचा कि हमें इन्फ्लेशन के ऊपर जरा भी छूट नहीं देनी चाहिए। इन्फ्लेशन बढ़ने की कोई वो नहीं चाहते, और साथ ही साथ वो जो सेविंग है उसको वो इंडिविजुअल सेविंग को वो प्रमोट करना चाहते हैं। वित्त वर्ष 2015-16 की आखिरी तिमाही में विकास दर 7.9% रही, लेकिन निजी निवेश महज 1.9% रहा। ऊंची ब्याज दरों के कारण उद्योग जगत कर्ज लेकर निवेश करने से बच रहा है। जो है वो नए ऋण देना बंद कर देगा या कम कर देगा। ऐसी स्थिति के अंदर में जो नया इन्वेस्टमेंट है वो तो पहले ही बहुत ना के बराबर आ रहा है, और ऐसी स्थिति के अंदर में जो एक्सपेंशन प्लान है या जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो भी सफ़र कर सकती है। रिजर्व बैंक ने अगले साल जनवरी तक विकास दर 7.6% और महंगाई दर 5% पर आने की उम्मीद जताई। वैसे रिजर्व बैंक पिछले साल जनवरी से लेकर अब तक ब्याज दरों में 1.5% की कटौती कर चुका है, और उसे उम्मीद है कि इसका फायदा लोगों तक पहुंचेगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो मौद्रिक नीति समीक्षा पर विस्तार से बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हरवीर सिंह जी संपादक हैं moneybhaskar.com के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जो ब्याज दरों को स्थिर रखा गया है, इसके पीछे क्या मंशा रही होगी और क्या ऐसे वातावरण रहे होंगे जिनमें आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को ब्याज दरों को स्थिर रखने में मजबूर किया? देखिए, ये काफ़ी सारा एक्सपेक्टेशन यही था कि ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी। इस जो समीक्षा हुई है उसका रीज़न ये था, एक तो खुद जो आरबीआई गवर्नर ने बोला है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है। उसके अलावा जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो थोड़ा उसमें
मजबूती आ रही है, ख़ास तौर से कच्चे तेल में। और इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, जो ग्लोबल इकोनॉमी का मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो, वो थोड़ा सा चिंता करने वाला है। उसमें अभी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। इवन यूएस में भी उस तरीके का माहौल नहीं है। तो ये सारे फैक्टर लेकर के कुछ प्रेशर जो आ सकता है, रिजर्व बैंक को ये लगा कि अभी हम लोग ना घटाएं ब्याज दरें। दूसरे, मॉनसून का फोरकास्ट तो है कि सामान्य से कम रहे, बेहतर रहेगा इस बार मॉनसून जो है, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि मॉनसून का ओवरऑल जो फ्लो है वो कैसा रहेगा, स्प्रेड कैसा रहेगा, और फिर उसके बाद जो है उसकी इंटेंसिटी कैसी रहती है देश भर में। क्योंकि जो सबसे बड़ी चिंता है वो है फूड इन्फ्लेशन की, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसकी महंगाई की चिंता रिजर्व बैंक को सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए वो, क्योंकि अपने जो टारगेट 5% पर जो इन्फ्लेशन का लेकर के चल रहे हैं, 5.38% के करीब इन्फ्लेशन आया लेटेस्ट जो है, तो उसमें अभी भी कहीं ना कहीं डर है कि महंगाई बढ़ सकती है। जैसे मॉनसून थोड़ा सा डिले है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि बेहतर रहेगा। लेकिन कई फैक्टर अभी भी मौजूद हैं जो कि महंगाई के ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं। और आज का जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें ये भी एक देखा जा रहा था कि ये तो आपने बताया कि एक्सपेक्टेड था ही कि वो कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन भविष्य में रेट कट को लेकर क्या कुछ उनका रुख पता चल पा रहा है कि आगे कैसा वो रहेगा उनका? देखिए, ये संकेत उन्होंने दिया कि अकोमोडेटिव जो स्टांस है वो पॉलिसी का रहेगा। मतलब कि कुछ विचार कर सकता है रिजर्व बैंक, अगर बाकी सारे पैरामीटर, जो बाकी मैक्रो इकोनॉमिक जो परिस्थितियां हैं वो बेहतर रहती हैं। तो अगस्त में जब दोबारा एक समीक्षा होगी, बाई मंथली रिव्यू जब होगा पॉलिसी का, उस वक्त ये राहत आ सकती है। लेकिन रिजर्व बैंक ने संकेत दिया कि उनको लगता है कि जो लिक्विडिटी है उसको देखते हुए और डिमांड थोड़ी बढ़ रही है, उसको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ठीक होगा। इन्वेस्टमेंट का जो फैक्टर है उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो उनको लगता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी शायद थोड़ा सुधर जाए, क्योंकि मॉनसून बेहतर रहेगा तो मांग और बेहतर होगी। तो इसके चलते ये सारे फैक्टर्स उनके दिमाग में हैं कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये संकेत है। और एक जो बड़ा फैक्टर है कि जो अमेरिका का फेड का जो रेट की बात है, उसमें जो चेंजेस की तरफ वो देख रहे हैं, अगर ब्याज दरें नहीं बढ़ती, क्योंकि अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो उसका इम्पैक्ट जितने हमारे एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जिसमें भारत, चीन, ब्राज़ील, रशिया, साउथ अमेरिका, ये साउथ अफ्रीका आते हैं, उनकी इकोनॉमी के ऊपर सीधे इम्पैक्ट आता है उसका। तो उसको भी उनको देखना लाजमी था कि वहाँ पर क्या। हालांकि अभी जो संकेत आ रहे हैं फेड रिजर्व के, उसमें ये आ रहा है कि शायद जो ब्याज दर बढ़ने की बात है उसको फिर टाला जा सके। इस तरह के संकेत वहाँ से भी आ रहे हैं। एक रिसेंटली एक कभी जिस पे बहस भी हुई थी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो ग्रोथ सिनारियो आप कहिए या डेटा मेथोडोलॉजी जिसको कहा जाता है, उसको लेकर क्या उनका कुछ रुख दिखा आपको आज की? देखिए, उन्होंने जो बात कही है कि एक्सपेक्टेड लाइन पे जो ग्रोथ रेट रहेगी वही है, और थोड़ा एक संकेत है उसमें, मतलब क्योंकि वो जो 7.6% की ग्रोथ रेट है उसको वो नहीं मान रहे हैं। ये थोड़ा उसमें जो है ना, उसको थोड़ा नीचे की तरफ डाउनवर्ड वो कह रहे हैं कि फोर्थ क्वार्टर में जरूर बेहतर रहा है, लेकिन अंधों में काना राजा भी कहा उन्होंने। तो वो तो उन्होंने बाहर कहा था, हालांकि उनका उसको काफ़ी क्रिटिकल रिमार्क माना गया था उसके तरीके से, क्योंकि ये एक बड़ा डिस्कशन और डिबेट है। जब हमारे यहाँ रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ नहीं है, और सर्विस सेक्टर भी आज की समीक्षा में उन्होंने कहा कि उसमें बहुत एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं रही है। सो बेसिकली फिर ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है? और जो चीफ स्टैटिस्टिशियन है उसने पिछले सप्ताह इस बात को एडमिट किया कि कहीं ना कहीं डाटा एरर हो सकता है, क्योंकि जब तक ज़मीन पर बदलाव नहीं दिखेगा, भले ही हम बहुत सारी बातें कहते रहें कि बहुत तेज़ बढ़ रहे हैं, दुनिया में सबसे तेज़ है, लेकिन जब तक देश के आम आदमी को वो बढ़त का उसका नज़रिया नहीं आएगा, उसको लेकर के नौकरियों के अवसर नहीं आएंगे, उसका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा, तब तक जो है ये आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जिसको लेकर के इवन हमारे घरेलू जो क्रिटिकल इकोनॉमिस्ट है वो भी कह रहे हैं, और दुनिया भर में इस बात को लेकर है कि ये कहीं क्या है, डिफ्लेक्टर क्या लगाया था इसमें, और आंकड़ों को लेकर के सवाल खड़ा हुआ। मुझे लगता है ये जारी रहेगा, अभी तो इस पर लंबी बहस। एक आखिरी सवाल सर, सेकेंड टर्म को लेकर आज कुछ उन्होंने कुछ संकेत दिया या टाल गए? देखिए, टालने वाला अंदाज उनका रहा, और उनका था ही कि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के पाले में उन्होंने गेंद फेंक दी है, वो लोग उन्हीं लोगों को तय भी करना है। लेकिन ये एक बात मानिए कि बहुत इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, हालांकि बहुत सारे इसमें लोगों ने काफ़ी सारे आक्षेप भी उनके ऊपर कुछ लोगों ने लगाए हैं, लेकिन बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व हैं और इकोनॉमिस्ट हैं या व्यू मेकर्स हैं, वो बड़ी जमात उनके साथ खड़ी है, क्योंकि उनका जो कामकाज है वो काफ़ी हद तक देश के लिए
फायदेमंद रहा है, इसलिए माना जा रहा है। इवन जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी मानना है कि इनको सेकंड टर्म मिलना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। क्योंकि जिस तरीके के कदम उन्होंने उठाए, जो बेबाक तरीके से उन्होंने फैसले लिए हैं, और ऑटोनॉमी का एक जो बड़ा उन्होंने एक दिखाया है सिस्टम तो आरबीआई में, वो मेरे ख्याल से उनके साथ काफ़ी मजबूती से ये खड़ा है। और इस बात को शायद प्रधानमंत्री भी समझते हैं, इसीलिए खबर भी आई थी कि उनको सेकंड टर्म जो है वो ऑफर किया गया है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए और वक्त निकालने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। किताब। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very vulnerable society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवकों, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के सबसे अहम पड़ाव वाशिंगटन पहुंच गए हैं। आज वो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री के सम्मान में भोज का आयोजन किया है। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद दोनों देश साझा बयान जारी करेंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका इंडिया बिजनेस काउंसिल की 40वीं एजीएम को भी संबोधित करेंगे। कल नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चौथी अमेरिकी यात्रा है। प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे का जो मुख्य मकसद है वो भारत अमेरिका सुरक्षा और राजनयिक सहयोग बढ़ाना है। दोनों देशों का जोर जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा के एजेंडे को आगे बढ़ाने पर भी होगा। साथ ही आपसी राजनयिक सहयोग को भारत प्रशांत क्षेत्र से जो बाहर है उसमें विस्तार देने और सतत आर्थिक प्रगति पर भी उनका जोर होगा। अमेरिकी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मेक्सिको के लिए रवाना होंगे, जहां से वो स्वदेश लौट आएंगे। और इससे पहले यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री ने अमेरिकी थिंक टैंक के प्रमुखों से मुलाकात की और वैश्विक मसलों पर दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। वहीं दूसरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को भारत की कई दुर्लभ प्राचीन मूर्तियां भेंट की गईं। इन्हें तस्करी कर अमेरिका ले जाया गया था। वॉशिंगटन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरबेस पर बड़ी तादाद में मौजूद भारतीयों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री भी काफिला रोककर वहां जुटे लोगों से मिले। इसके बाद प्रधानमंत्री आर्लिंगटन के राष्ट्रीय समाधि स्थल पहुंचे और शहीद सैनिकों की समाधि पर फूल चढ़ाए। यहां पर सैनिकों के अलावा अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान मारे गए लोगों को भी दफनाया गया है। प्रधानमंत्री ने ब्लेयर हाउस में एक समारोह में भी हिस्सा लिया। यहां भारत से अवैध तरीके से लाई गई 200 कलाकृतियों को उन्हें सौंपा गया। इनकी कीमत करीब $10 करोड़ है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका का आभार जताते हुए कहा कि ये कलाकृतियां विरासत, इतिहास और विश्वास के प्रतीक हैं। जो लोग इस प्रकार के व्यापार में जुड़े हैं, उनके लिए ये अरबों खरबों डॉलर का मसला हो सकता है, लेकिन हमारे लिए ये ऐतिहासिक विरासत। यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी बौद्धिक संगठनों थिंक टैंक के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस दौरान कई वैश्विक मसलों पर चर्चा हुई और दोनों देशों ने साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। Different current global issues were discussed in a medium and longer term perspective, and we looked at opportunities and ways for us to be able to work together. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्मारक जाकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम की मौजूदगी में कल्पना चावला के परिवार से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ के बाद अब कांग्रेस को पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में झटका लगा है।
आज पार्टी के 9 में से 6 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी दी। पूर्वोत्तर राज्यों में कांग्रेस के विधायकों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। अरुणाचल प्रदेश के बाद अब त्रिपुरा में पार्टी में फूट पड़ गई है। विधायक सुदीप रॉय बर्मन की अगुवाई में कांग्रेस के 9 में से 6 विधायकों ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और कांग्रेस छोड़कर टीएमसी का दामन थामने के बारे में पत्र सौंपा। Today, out of a strength of 9 Congress legislature, 6 number of legislatures, as per the 10th schedule of the Constitution, we broke away from the Congress. We merged with the All India Trinamool Congress with an objective to defeat this anti-people government, this corrupt government in Tripura. I will have to go through the constitutional provision. Just now I think it would not be wise to pass any comments. इधर कांग्रेस ने दल बदल रोकने के लिए विधायक विश्वबंधु सेन को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है और विधानसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना दे दी है। Vishwabandhu Sen, one of the MLA, has been expelled from the Congress party for 6 years because of his anti-party activities since last 1 year. 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा में कांग्रेस के 10 विधायक हैं। सोमवार को कांग्रेस के एक विधायक जितेंद्र सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस का कहना है कि इस टूट फूट से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी व्यक्तियों से कमजोर नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा, अपने नेतृत्व, अपनी सोच और अपने रास्ते पर अडिग तरीके से चलती है। इधर कांग्रेस ने अजीत जोगी को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया है। अजीत जोगी ने सोमवार को नई पार्टी बनाने और कांग्रेस से अलग राह पर चलने का ऐलान किया था। महाराष्ट्र से भी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुरुदास कामत ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो निजी वजहों के चलते ये फैसला ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उधर राजनीतिक संकट से उबरने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के बीच मतभेद सामने आने लगे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने हरीश रावत सरकार पर संगठन और कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगा दिया। वो इससे पहले राज्य में भ्रष्टाचार के एक मामले की जांच कराने को लेकर भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। हरीश रावत का कहना है कि वो प्रदेश अध्यक्ष की सलाह पर पूरा ध्यान देंगे, लेकिन पार्टी के भीतर जारी बयानबाजी से पार्टी के भीतर चल रहे मनमुटाव की बात जो है वो सामने आ चुकी है। सरकार बनने के बाद जो है ना, सरकार का स्वभाव बदल जाता है और हम लोग ये नहीं समझते हैं कि ये 5 साल के लिए हमारी सरकार है। हमारे मंत्री, हमारे विधायक और बाकी लोग जो शासन सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, वो संगठन की उपेक्षा करने लग जाते हैं। और अगर ये वाली स्थिति नहीं होती तो दिल्ली में हम लोकसभा में 44 पर नहीं आते। उनकी सीख का ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष का काम है। घर का जो बड़ा पुरोहित होता है वो हमेशा जो है सीख देता है, हम उनकी सीख का ध्यान करेंगे। मथुरा हिंसा मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में अपनी जांच को रोक दिया है। राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इम्तियाज मुर्तजा को न्यायिक जांच का जिम्मा सौंपा है। आयोग को 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसे अखिलेश सरकार की विफलता बताया है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सीबीआई जांच कराने की अर्जी को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत में दलील दी थी कि जांच में लापरवाही बरती जा रही है, जिस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आरोपों से जुड़े सबूत पेश करने को कहा। जवाहर बाग में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा में 2 पुलिस अधिकारियों सहित 29 लोगों की मौत हो गई थी। अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर विवाद बढ़ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सेंसर बोर्ड के फैसले के खिलाफ ऐतराज जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि फिल्म में काट-छांट करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पंजाब सरकार को इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अनुराग कश्यप ने सभी राजनीतिक दलों से इस मामले से दूर रहने की गुजारिश की है। उन्होंने इसे खुद और सेंसर बोर्ड के बीच की लड़ाई बताया। पंजाब के युवाओं में नशे की लत पर बनी इस फिल्म को लेकर गतिरोध चल रहा है। सत्ताधारी अकाली दल इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म को अभी तक पास नहीं किया। साथ ही फिल्म के टाइटल में से पंजाब शब्द हटाने की सलाह भी दी गई है। इसके अलावा फिल्म के कुछ दृश्यों पर भी सेंसर बोर्ड ने ऐतराज जताया है।
पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं और विपक्ष नशे की समस्या को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। ऐसे में फिल्म का ऐसे वक्त पर रिलीज होना राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बिहार सरकार ने टॉपर्स मामले में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें टॉपर्स रूबी राय, सौरभ श्रेष्ठ, राहुल कुमार और शालिनी राय के अलावा एफआईआर में कॉलेज के डायरेक्टर बिशुन राय का नाम भी शामिल है। उनको भी आरोपी बनाया गया है। इन सब के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत मामला दर्ज किया गया है। बिहार बोर्ड के दफ्तर पर भी एसआईटी और पुलिस ने छापे मारे। बिहार सरकार का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान का शानदार नगर खेतड़ी इन दिनों भारी जल संकट से जूझ रहा है। झुंझुनू जिले में आने वाले खेतड़ी से ही स्वामी विवेकानंद को वैश्विक पहचान मिली। झुलसाने वाली गर्मी और जल संकट की वजह से पर्यटक यहां का रुख करने से कतरा रहे हैं। आलम यह है कि प्यास बुझाने के लिए महिलाएं दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहली नजर में शायद ये जगह आपको खेल का मैदान लगे, लेकिन असल में ये खेतड़ी का पन्नासर तालाब है। कभी पानी से लबरेज रहने वाला ये तालाब आज सूख चुका है। कुछ ऐसा ही हाल इलाके के बांध और दूसरे तालाबों का भी है। सूखे के चलते इलाके के ज्यादातर जल स्रोतों में पानी खत्म हो गया है और जहां है वो पीने लायक नहीं है। वर्तमान में पानी की बहुत ज़्यादा संकट है। खेतड़ी टाउन में लगभग 7 दिन से पानी आता है। यहाँ 7 दिन पे एक दिन, मतलब अल्टरनेट 7 दिन के बाद में पानी आता है। खेतड़ी दुनिया में अपनी प्राचीन तांबे की खानों के लिए मशहूर है। एक से बढ़कर एक शानदार किले, महल और धरोहरें यहाँ की शान हैं, जिनके दीदार के लिए दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए ऊबड़ खाबड़ रास्तों का सफर तय करना पड़ता है। हवाई अड्डा और रेल लाइन होने के बावजूद जल संकट और लगातार बढ़ते पारे ने पर्यटन पर भी असर डाला है। पूरे विश्व के अंदर खेतड़ी का नाम है, लेकिन आज के हालात में गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं देना, कुछ निष्क्रिय प्रशासन होना, ये कुछ कारण है। तो उस कारण खेतड़ी आज पीछे है। अगर वह इसको डेवलप किया जाए तो टूरिज्म बहुत आए और पैसा मिले और देश का नाम भी होता है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी इलाके में सबसे ज्यादा जल संकट है। प्रशासन का दावा है कि ब्लॉक की 37 ग्राम पंचायतों में 400 से ज्यादा टैंकरों के जरिए पानी भेजा जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि खेतड़ी में लोगों को 3 दिन में सिर्फ एक बार पानी नसीब हो रहा है। 23,000 से ज्यादा की आबादी वाले इलाके में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जल संकट से निपटने की कोशिशें जारी हैं। हमारा जो पानी आता है इधर में, ये आ रहा है करीब 26 किलोमीटर दूर से, चौड़ा बोल के एक जगह में। उधर में आपका जो डीप वेल्स था वो सूख गया, 14 था, उसमें अभी 4-5 काम कर रहे हैं। और डीपनिंग के लिए जो हमारा ज़रूरी है वो मतलब विलेज का कारण वो अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा प्रयास जारी है। खेतड़ी राजस्थान की शानो शौकत का हिस्सा है, लेकिन पानी की किल्लत के चलते महिलाओं को कई किलोमीटर चलकर पानी के लिए जाना पड़ता है। बीते कई सालों से जल संकट के स्थायी निदान की बातें हो रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। खेतड़ी का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है और स्वामी विवेकानंद का भी यहाँ से बहुत ही गहरा संबंध रहा है। लेकिन आज ये शहर गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। सारे प्रमुख जल स्रोत सूख गए हैं, तमाम तालाब सूख गए हैं और यहाँ के नागरिक बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, खेतड़ी। हालांकि बारिश के लिहाज से एक अच्छी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में केरल में मानसून का प्रवेश हो सकता है और इतना ही नहीं, 9 जून के बाद अगले 3-4 दिनों तक अच्छी बारिश होने का भी अनुमान है। लगातार पड़ रही गर्मी की वजह से लोगों को इस वक्त बादलों के बरसने का बेसब्री से इंतजार है। केरल में मानसून 9 जून को दस्तक दे सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए इस वक्त स्थिति काफी अनुकूल बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को मानसून ने दक्षिणी अरब सागर में दस्तक दे दी है, जिसके चलते मालदीव और दक्षिण बंगाल की खाड़ी में छींटे पड़े हैं। 9 जून को कर्नाटक और केरल में बादलों के बरसने की उम्मीद है। जो कंडीशंस हैं उनका एनालिसिस किया गया है सारा, और मौसम विभाग का यह अनुमान है कि केरला में मानसून अगले 48 घंटों में पहुंच जाएगा। अगले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों के कई हिस्सों में भी बारिश की संभावना है। दूसरे राज्यों की बात करें तो कई जगहों पर आंधी भरी तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ रहे हैं, जिससे लोगों को राहत भी मिली है। लेकिन गुजरात और राजस्थान में गर्मी का पारा अभी भी चढ़ा हुआ है।
सिर्फ राजस्थान और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां बारिश नहीं है, और वहीं इस समय सीवियर हीट वेव बना हुआ है। तापमान 46-47 तक खासकर राजस्थान में पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो भी 2 दिन बाद वहां भी तापमान में कमी आ जाएगी और हीट वेव काफी कम हो जाएगी। बीते 2 सालों में पड़े सूखे की वजह से देश के कई हिस्सों में मॉनसून का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। लगातार चढ़ते पारे और गर्मी की वजह से बढ़ती पानी की किल्लत ने इस बेचैनी को और बढ़ा दिया है। आमतौर पर मॉनसून 27 मई से 3 जून के बीच केरल में दस्तक दे देता है, लेकिन इस बार इसके आने में देरी हुई है। मौसम विभाग इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान पहले ही जता चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।